Guys, I need your attention. Let's do some practice. So बेटे आगे आ जाओ, प्लीज आगे आ जाओ. अनस, अच्छा इधर देखो. A bridge rectifier contains 4 diodes. The output of the rectifier is connected to a resistor R as shown in figure 10.1. We can see that. Okay, so technically we happen to have an output over here. Input इधर है और यहाँ पे मेरे पास एक bridge rectifier लगा होगा. The variation with time t of the input EMF, be careful, input EMF ये वाला होगा हमारे पास. Is that clear? So ये वाला हमारे पास input EMF है. E to the rectifier is given by this expression. So E is the EMF हमारे पास है, where t is measured in seconds and E in volts. Okay. फिर मेरे पास क्या किया है? The variation with t of the potential difference V across R is shown. तो बेसिकली हुआ क्या इसके अंदर, इस सर्किट डायग्राम में हुआ क्या कि हमारे पास एक प्योर एसी वोल्टेज सिग्नल था, वो हमारे पास यहाँ से रेक्टिफाई होकर सारा का सारा वो सिग्नल ऊपर की तरफ आ चुके हैं. आपको पता है कि हमारे पास जो नॉर्मल जो वी वोल्टेज वाला चल रहा होगा, वो वाला सिग्नल इस तरीके से चल रहा होगा, यूं चल रहा होगा, और आफ्टर पासिंग थ्रू द रेक्टिफायर आउटपुट ये आ रहा है हमारे पास. आपको ये बात भी मैंने लिखवाई थी कि हमारे पास जो इसके अंदर एक चीज़ में डिफरेंस क्रिएट ज़रूर हो जाएगा, वो है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हमारे पास इधर डबल हो जाएगी और टाइम पीरियड हमारे पास हाफ हो जाएगा. इज़ दैट क्लियर? सो इसको अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हो तो फ्रीक्वेंसी में टैंपरिंग हो जाती है और आपके पास जो होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो हाफ हो जाता है. खैर, फिर मुझे बोलता है द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वी मैक्स अक्रॉस रेसिस्टर आर, वो कितना आएगा इसमें से बताओ. मैक्सिमम वी कितना आ रहा है हमारे पास? भाई हमारे पास इसको अगर हम लोग कंपेयर करें, हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है, एक मिनट, जनरल इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है. तो v नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 15. तो इसका मतलब है E नॉट की जो वैल्यू आएगी, जो V मैक्स आ रहा होगा, वो 15 ही आ रहा होगा. यहां तक भी पहुंच गए. नेक्स्ट स्टेप, फिर मुझे कह रहा है द टाइम इंटरवल टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बिटवीन T1 एंड T2. द टाइम इंटरवल बिटवीन T1 एंड T2 मुझे निकालना है इसका टाइम इंटरवल. एक काम कर लेते हैं, इधर ज़रा देखो, लिसन. मुझे अगर टाइम इंटरवल निकालना है, पहले मैं एक जनरल ट्रेसिंग इधर कर रहा हूँ. मुझे पता है कि हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल चल रहा होगा उसका टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ऐसे ही होगा. मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले मैं एक मिनट जो है ना, मैं एक हिसाब ले लेता हूँ. हमारे पास हो जाएगा इधर से लेकर इधर तक 1 टाइम पीरियड, इधर से लेकर इधर तक 2 टाइम पीरियड. तो बेसिकली मैं एक काम कर लेता हूँ, ओरिजिनल जो सिग्नल था इसमें से मैं पहले टाइम पीरियड निकाल लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता हूँ, तो मेरे पास टाइम इंटरवल आ जाएगा. व्हाट डू यू थिंक? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 तरीके करने के, 2 तरीके. पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, ओरिजिनल सिग्नल का टाइम पीरियड निकाल लेते हैं. पहले ये निकाल लें, ओरिजिनल सिग्नल का जो था टाइम पीरियड वो निकाल लेते हैं इसमें से. तो इसके लिए आप यूज़ करोगे, इधर यूज़ करो कि 210 इज इक्वल टू, हमारे पास जो होगा ओमेगा के बराबर कर दो. तो ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई ओवर टी के बराबर होगा. इसको मैं कॉस ही कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी कॉस है. तो फिर आप निकाल लो इसमें से, टी की वैल्यू निकाल लो. टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय 210. मैं भी निकाल लेता हूँ. 2 डिवाइडेड बाय 210 मल्टीप्लाइड बाय पाई. ये मेरे पास आ रहा होगा तकरीबन 0.03 सेकेंड्स के बराबर आ रहा होगा. यहाँ तक आ रहा है, ये टाइम पीरियड है. ठीक है, अब ज़रा सुनो, ये मेरे पास जो टाइम पीरियड आ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल हमारे पास सिग्नल था, अगर मैं इस पर ट्रेस करूं तो वो वाला सिग्नल मेरे पास यूं चल रहा होगा, ये चल रहा होगा. यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली, इसने मुझे बोला है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बोला है ना,
2SF तक बोला है, तो मैं इसको कर रहा हूं, बल्कि अभी तो मेरे पास ऑप्शन यही बना है कि हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा सुनो, लिसन, 0.03 आ गया, यहां तक मेरे पास आ रहा है 0.03, तो यहां तक मेरे पास कितना हो जाएगा 0.06, तो हमारे पास ये स्ट्रेट अवे यहाँ पे हो जाएगा 0.06 सेकेंड्स हमारे पास हो जाएगा। एक और तरीका भी आपके पास करने का, वो ये है कि भाई आप एक काम करो, आपने टाइम पीरियड ओरिजिनल सिग्नल का निकाला, हमें पता है कि यहाँ पे जो आके टाइम पीरियड होगा वो हाफ हुआ होगा, तो हमारे पास अगर मेरे पास 0.03, बल्कि जो मेरे पास वैल्यू आई थी मैं उसी को ही डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ, तो मेरे पास इधर से लेकर इधर तक का भी हमारे पास टाइम आ सकता है। इधर से लेकर इधर तक का जो मेरे पास टाइम आ रहा है वो आ रहा है 0.0149 आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, सही है। तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय कर लेता हूँ, हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5, सॉरी 4 तक मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तब भी हमारे पास वैल्यू ये आ रही है। तो मेरे पास जो, अगर मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर रहा हूँ, मेरे पास ये तब भी वही आ रहा है 0.059, बल्कि 60 हो जाएगा 0.60। ये तो मैंने निकाल लिया था, माय गॉड, सही आ रहा है ये, ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, मुझे ये कह रहा है द मीन वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज 0। ओके, एक्सप्लेन व्हाई हीटिंग अकर्स व्हेन देयर इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन अ रेसिस्टर। इसका एक तरीका है प्रूफ करने का। देखो, हमें पता है कि मीन वैल्यू 0 होती है, आप चाहो तो इसमें ग्राफ बना के भी प्रूफ कर सकते हो। ज़रा सुनो, लिसन, हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट की 0 होती है, ज़रा इधर देखो, यूं ग्राफ चल रहा होता है हमारे पास, यूं चल रहा होता है, ऐसे ही होता है ना। लेट दिस बी I एंड लेट दिस बी T, यहाँ तक पहुँचे, और I हमारे पास एम्पेयर्स में होता है। लेकिन अगर मैंने पावर अगेंस्ट T का ग्राफ बनाऊंगा तो बेसिकली पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R चल रहा होता है, ऐसे ही होता है I स्क्वायर R। तो टेक्निकली अगर मैंने I स्क्वायर किया होगा तो मेरे पास ये सारा ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि पावर डेसिपेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव? तो मतलब ये मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, इसको क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। मतलब मैं इसमें लिख रहा हूं, पहले लिख रहा हूं ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा इधर देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वी नो दैट, ठीक है। मीन वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट इज डेफिनेटली 0, इन्होंने लिखा हुआ था, बट पावर डेसिपेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज करंट और वोल्टेज इज स्क्वायर्ड। क्योंकि हमें पता है कि अगर करंट होगा तो I स्क्वायर R होगा, अगर हम लोग वोल्टेज से पावर डेसिपेशन निकालते तो V स्क्वायर ओवर R होगा। तो जब भी आप स्क्वायर करोगे, इवन अगर नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो वो ऊपर ही चली जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये आप लिख लो, एक सैंपल आंसर है, अगर ये आ जाए क्वेश्चन तो आप ये लिख कर आ जाना, कॉपी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन of electrical energy is frequently achieved using alternating high voltages. Explain why high voltages are used. आपको ये बात O लेवल से ही पता है कि हाई वोल्टेज जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारे पास करंट गिर जाता है। इज दैट क्लियर? तो करंट अगर गिर जाता है तो हमारे पास पावर डेसिपेशन कम हो जाती है। तो ये आप लिखोगे, इसमें मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है एट हाई वोल्टेजेस करंट डिक्रीजेस। वी नो दिस फ्रॉम ओ लेवल्स कि एट हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन द करंट डिक्रीजेस। इफ द करंट डिक्रीजेस सो पावर लॉस इन केबल्स विच इज अपेरेंटली I स्क्वायर R एक्चुअली डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? ये भी आसान था। फिर हमारे पास कहता है द वोल्टेज इज ऑल्टरनेटिंग। इसका क्या एडवांटेज होगा? इसका मेजर जो एडवांटेज है वो ये है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस कैन इजीली बी स्टेप्ड अप एंड स्टेप डाउन यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ऑल्दो आपके A2 के सिलेबस में अभी ट्रांसफॉर्मर्स इन्होंने हटा दिया है। हियर इज द सैंपल आंसर, ऑल्टरनेटिंग voltages can easily be stepped up and stepped down using transformers।
ट्रांसफॉर्मर्स ओनली वर्क विथ AC, वो DC पे कभी भी काम नहीं करता। सही है, सही है, इज दिस क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे इधर देख लो। The circuit for a full wave rectifier using 4 diodes is shown. Okay, so this is a circuit diagram. Resistor R is connected across the output AB of the rectifier. On figure 11.1, draw a circle around any diodes that conduct when terminal X of the input is positive with respect to terminal Y. यानी इसने मुझे कहा है कि ये वाला जो टर्मिनल है अगर ये पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू Y, तो इसके अंदर कौन से 2 डायोड्स एक्टिव होंगे। तो इसको करने के लिए आपको ट्रेसिंग करनी पड़ेगी इधर। तो ट्रेसिंग करते हैं, लेट्स सी। ये यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर ये 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 घूमता हुआ यूं आएगा। इस साइड पे जा नहीं सकता, तो ये वाला किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, और फिर ये वापसी इस तरफ आएगा। तो इसका मतलब है सर्कल अराउंड एनी डायोड्स दैट कंडक्ट व्हेन द टर्मिनल X ऑफ द इनपुट इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल Y। तो हमारे पास एक ये वाला डायोड एक्टिव होगा और एक ये वाला डायोड एक्टिव होगा। इज दैट क्लियर? एट अ टाइम हमेशा 2 डायोड्स एक्टिव होंगे। बेटे क्या हो गया? नेक्स्ट स्टेप, लेबल the positive and the negative terminals of the output AB। अभी मैंने ट्रेस किया था, तो इसके ट्रेसिंग के हिसाब से this is the positive terminal of the output AB, तो ये पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। Is that clear? ये मैंने कर दिया। ये आपके 2 नंबर तो फ्री के थे, इधर सिर्फ ट्रेसिंग थी और कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट स्टेप, the variation with T of the potential difference V across the input XY is given by the expression this। ये वाला जो V लिखा है, ये V टेक्निकली इसका दिखा रहा है आपको, इस इनपुट का दिखा रहा है आपको। समझ गए? जो ओरिजिनल सिग्नल है मेरे पास। फिर ये कह रहा है where V is measured in volts and T is measured in seconds. Okay, the variation with T of the rectified potential difference across the resistor R is shown in 11.2. Okay, ये हमारे पास rectified signal आ रहा है। अब ये कह रहा है this is the rectified output। सही है? अब rectified output ये आ रहा है, use the expression for the input potential difference V or otherwise to determine the root mean square potential difference VRMS of the input। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक्सप्रेशन ही डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसमें से मेरे पास V0 की वैल्यू तो आ रही है 5.6। V0 जो है ये हमारे पास क्या है, पीक वोल्टेज है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ, सबसे पहले V0 इज इक्वल टू कितना था, 5.6 था। तो इसको मैंने लिखा 5.6 वोल्ट्स। तो VRMS निकालने के लिए हम लोग लगा सकते हैं V0 ओवर √2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 5.6 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय √2। डायरेक्ट निकालो। तो 3.96 ही लिख लेते हैं, 3.96। ठीक है? इज दैट क्लियर? ये आपका V वो हो गया हमारे पास VRMS। बी केयरफुल, ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ साइनोसॉइडल सिग्नल्स पे काम करेगा। स्क्वायर वेव्स या सॉ टूथ वेव्स होंगी तो उन पे काम नहीं कर सकता। सही है? नेक्स्ट स्टेप, अब ये कह रहा है बेटे इधर देखो, द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड दैट द रेक्टिफाइड पोटेंशियल डिफरेंस एट द आउटपुट रीचेस अ पीक वैल्यू। ओके, ये बड़ा आसान सा सवाल है, ज़रा सुनो। हमारे पास पीक वैल्यू पे कितनी दफ़ा आता है 1 सेकंड के अंदर? मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सबसे पहले ओरिजिनल सिग्नल पे जाना है। मुझे पता है कि ओरिजिनल सिग्नल का टाइम पीरियड आप इसमें से निकाल सकते हो, इनफैक्ट आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ओरिजिनल सिग्नल की।
लेकिन हमें पता है कि जो रेक्टिफाइड सिग्नल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगी, और हर बार जो उसका जो नेक्स्ट वाला जो रेक्टिफाइड सिग्नल होगा उसका टाइम पीरियड हमारे पास इधर से लेकर इधर तक ही है। ऐसा ही है, रेक्टिफाइड सिग्नल का टाइम पीरियड ये होता है। तो अगर मैं काम करूं, इसका कहने का मतलब ये है कि इफ आई फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेक्टिफाइड सिग्नल, तो वही हमारे पास हो जाएगा कि हमारे पास कितनी दफा जो है वो पीक पर गया था। सो ऑल आई नीड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेक्टिफाइड सिग्नल टू आंसर दिस क्वेश्चन। जरा इधर देखो, सबसे पहले आप ओरिजिनल सिग्नल पे जाओगे, 380 हमारे पास लिखा हुआ है। मुझे पता है कि हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। मैं पहले ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 380 शुड बी इक्वल टू ओमेगा, सो 380 शुड बी इक्वल टू 2 पाई एफ। जरा ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो निकालो। 60.5 हर्ट्ज आ रहा है, सही है। ये आ रहा है ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, यहां तक पहुंच गए। ये तो ओरिजिनल सिग्नल था, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो रेक्टिफाइड सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। मैंने आपको लिखवाया भी था, मैंने आपको बताया भी था, याद कर लो, द रेक्टिफाइड सिग्नल विल ऑलवेज हैव डबल द फ्रीक्वेंसी। अगर ये डबल द फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, द नंबर ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेक्टिफाइड सिग्नल, मैं लिख भी लेता हूं, रेक्टिफाइड सिग्नल इज डबल ऑफ द इनपुट सिग्नल, और हमारे पास ये आ जाएगा, सो 2 इंटू 60.5 कितना आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट 121 हमारे पास टाइम्स जो होगा, ये नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड दैट द रेक्टिफाइड पोटेंशियल डिफरेंस एट द आउटपुट रीचेस अ पीक वैल्यू। समझ गए? क्योंकि आप जरा इधर देखो कि आपका जो रेक्टिफाइड सिग्नल है उसका टाइम पीरियड कितना है, यहां से लेकर यहां तक है, और हर बार जो टाइम पीरियड है उसमें पीक हमारे पास ये आ रही है। कैन यू सी दैट दिस पीक हैपेंस 121 टाइम्स इन 1 सेकेंड। इज दैट क्लियर? ये टाइम पीरियड तो बहुत छोटा आ रहा होगा, तो आपके पास ये एक पीक है, ये 2 पीक है, 3 पीक है, इस तरीके से काउंटिंग करते चले जाओ तो 121 टाइम्स आपके पास पीक आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? ये भी हो गया जी। दोबारा देखो, जरा इधर देखो, ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास है, उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही थी 60.5, ठीक है। 60.5 का मतलब ये है कि हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल था वो ऐसे चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था ना हमारे पास। उसका टाइम पीरियड यहां से लेकर यहां तक था। फिर मैंने क्या किया, इसको रेक्टिफाई किया। जब रेक्टिफाई किया तो ये वाली चीजें ऊपर आ गई, तो मेरे पास टाइम पीरियड आधा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डबल हो गई ना। अगर ये फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो मेरे पास जरा सुनो, कितने टाइम ये पीक को हिट करेगा, हर टाइम पीरियड पे हिट कर रहा होगा, तो वो 121 ही हो गया। सही है? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट, फिर ये कह रहा है, इधर देखो, द कैपेसिटर, अ कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ए बी ऑफ द आउटपुट। ओके, इसने क्या किया है कि एक कैपेसिटर उठाया है, और एक मिनट इसको मैं मिटा लेता हूं इधर से। इसने क्या किया है, इस पे एक उठाकर ए बी टर्मिनल पे कैपेसिटर लगा दिया है। ओके, स्मूथिंग क्रिएट करेगा। ओके, यहां तक भी पहुंच गए। फिर मुझे कह रहा है, द कैपेसिटर reduces the variation which is known as the ripple in the output to 1.6, यानी हमारे पास जो पीक से होगा वो सिर्फ 1.6 वोल्ट्स नीचे गिरेगा, ऐसे ही होगा। फिर मुझे कहता है कि ऑन फिगर 11.2 sketch the variation with t of the smooth output voltage for the time t1 to t2। t1 से लेकर t2 तक हमें करना है। दोबारा इधर चले जाते हैं, सही है। अब जरा सुनो,
1.6 वोल्ट्स मुझे नीचे गिराना है। मेरे पास यहां पर जो है ये वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 5.4 थी। 5.4 है, हाँ 5.6 है। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 5.6। अगर मैंने इसको 1.6 वोल्ट्स गिराया तो कितनी हो जाएगी? 4। समझ गए? ये वैल्यू 4 तक गिरेगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसने बोला है कि वेरिएशन जो आ रही है वो हमारे पास है 1.6 वोल्ट्स की। तो अब जरा सुनो, अब जो फाइनल इसका जो डायग्राम बनेगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि वेरिएशन इसकी जो है 1.6 है, दैट मींस 5.6 से 1.6 गिर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम वेरिएशन है इसके अंदर। तो ये हमारे पास जो होगा ये सिर्फ 4 वोल्ट्स तक गिरेगा। तो 4 वोल्ट तक आप ये बनाओगे स्ट्रेट लाइन, फिर आप यहां से भी 4 वोल्ट तक एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, फिर 4 वोल्ट से लेकर इधर तक भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे, और दैट इज इट। और फिर हमारे पास ये वाला यहां तक आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बता दो, समझ में आ गया? ठीक है, इज दिस क्लियर? आसान था, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था। नेक्स्ट स्टेप, फिर ये कह रहा है सजेस्ट and explain the effect, if any, on the mean power dissipation in resistor R when the capacitor is connected between terminals A, B. इसका जवाब पहले मुझे आप लोग दोगे। इसका जवाब मैंने ये बनाया है भाई, जाहिर सी बात है, पहले मीन एग्जैक्टली हाफ था, उसके बाद हमारे पास जो है, बिकॉज हमारे पास अब ये रिपल कम हो गया है, तो रिपल कम की वजह से ओवरऑल हमारे पास जो वोल्टेज है ज़्यादा देर तक रहेगी। या मैं ये कह सकता हूं द मीन वोल्टेज हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड। इफ द मीन वोल्टेज हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड, देयरफॉर द पावर डेसिपेशन विल आल्सो इंक्रीज। सिंपल एज दैट। ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अच्छा, ये वापस रिपीट हो गया, फिर इधर आ जाते हैं। ये कह रहा है, ओके गाइस, आई नीड योर अटेंशन। इसका मतलब है ये तो आ ही रहा है, द वेरिएशन विद टी ऑफ द साइनसॉइडल करंट इन अ रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 450 ओम इज शोन इन फिगर 11.1। ओके, हमारे पास आई भी चल रहा है और टाइम मिली सेकेंड्स में चल रहा है। जस्ट बी केयरफुल। यूज डेटा फ्रॉम दिस टू डिटर्मिन फॉर द टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 30 मिली सेकेंड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। फ्रीक्वेंसी निकालना कौन सा मुश्किल है? सबसे पहले आप जो है इसका टाइम पीरियड निकालोगे। आई थिंक इसमें एवरेज तरीके से निकालोगे, ज़्यादा फायदा हो जाएगा। या मैं एक और काम कर सकता हूं, एक काम कर लो, यहां से लेके चलो, एक साइकिल यहां तक निकाल लो, तो इसके परफेक्ट वैल्यूज आ रही है। तो देखो, ये टाइम निकाल लो और ये टाइम निकाल लो, तो पहले टाइम पीरियड निकालो। ये कितना हो जाएगा? 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? 17.5, और ये मेरे पास हो जाएगा 2.5। तो 17.5 माइनस 2.5 कितना होता है? 15 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो आपका पास टाइम पीरियड आ रहा होगा वो आ रहा होगा 15 मिली सेकेंड्स। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 1 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻⁻3। निकाल लो कितनी आ रही है? 66.7 हर्ट्ज। सही है, यहां तक भी पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे बोल रहा है कि इसका मीन करंट निकालो। भाई मुझे बताओ उमर, इस सिग्नल का मीन करंट कितना होगा? बेटे मीन करंट बोला है, मीन करंट कितना आएगा? 0। मीन करंट तो इसका स्ट्रेट अवे 0 आएगा। इसने आरएमएस थोड़ी बोला है, मीन करंट बोला है। मीन करंट तो इसका स्ट्रेट अवे 0 है, साइनसॉइडल सिग्नल है भाई।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, द रूट मीन स्क्वायर करंट। अब आएगा आरएमएस। आप एक काम करो, सबसे पहले पीक करंट की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी आ रही है, ये कितना हो जाएगा 0.75 एम्पियर्स। तो इसका मतलब है कि हम लोग इधर लगा सकते हैं आई नॉट, करंट ही था ना, आई नॉट इज इक्वल टू 0.75 एम्पियर, सो आई आर एम एस must be equal to 0.75 divided by root 2. 0.53 amperes. सही है। नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे बोल रहा है the energy dissipated by the resistor। हमारे पास आरएमएस करंट है, हमारे पास इसकी रेसिस्टेंस भी गिवन है, निकाल सकते हैं। क्या लगाएंगे, आई स्क्वायर आर। तो ये लगेगा इधर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.53 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 450। कितना आ रहा है ये 126, बस कर लेता हूं इसको वॉट्स। इज दैट क्लियर? ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इधर देखो। अ ब्रिज रेक्टिफायर contains 4 ideal diodes A, B, C as shown in figure 11.1. The output of the rectifier is connected to a load L of resistance 2.4 kilo ohm. We can see that over here. On figure 11.1, mark with the letter P the positive terminal of the load. ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, कौन सा, ट्रेस करो। कौन सा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये वाला या ये वाला, कौन सा वाला, नीचे वाला आप लोग कह रहे, मैं ट्रेस करूं। जरा इधर देखो, लिसन। सबसे पहले मैंने अपनी मर्जी से इसको पॉजिटिव किया। लेट्स ट्रेस दिस थिंग। तो ट्रेसिंग के दौरान मेरे पास हो जाएगा, यूं जाएगा, फिर ये यूं जाएगा, फिर ये यूं जाएगा, फिर ये यूं जाएगा, फिर ये यूं जाएगा और फिर यूं जाएगा। तो पॉजिटिव साइड ये आ रही है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि दिस इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव टर्मिनल। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये भी हो गया। अब ये कह रहा है द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V across the input to the rectifier is shown in figure 11.2. ओके, ये हमारे पास V against T ग्राफ गिवन है। So far so good. Your target is to calculate the mean square current in the load. ओ भाई, अब आपको इसके अंदर मीन स्क्वायर करंट निकालना है, रूट मीन स्क्वायर करंट निकालना है। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ज़रा सुनो कैसे करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज गिवन है। आप एक काम करो, पहले आप जो है इसके अंदर पहले VRMS निकाल लो। VRMS से आप IRMS में जा सकते हो, रेसिस्टेंस भी आपको गिवन है, कर सकते हो आप। तो इसके अंदर सबसे पहले VRMS निकालते हैं। VRMS मस्ट बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय रूट 2। कर सकते हैं, क्योंकि 6 तक जा रहा है तो कितना आ जाएगा ये। मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। 6 ओवर अंडर रूट 2 को कर लेते कन्वर्ट, तो 6 डिवाइडेड बाय रूट 2 एंड दैट गिव्स मी 4.24 वोल्ट्स। यहां तक पहुंच गए। अब मुझे पता है कि रेसिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू VRMS ओवर IRMS, कह सकते हैं। तो हम लोग इसके अंदर हमें क्या निकालना है, IRMS निकालना है। सो IRMS शुड बी इक्वल टू 4.24 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस इसकी कितनी थी 2.4 किलो ओम्स। तो ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻³ निकाल लो IRMS।
कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास 1.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर। सही है, ये भी हो गया। सो फार सो गुड। फिर मुझे कह रहा है, इधर देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड is to be smooth using a capacitor. Okay. On figure, draw the symbol for the capacitor connected to produce smoothing. यार बच्चों वाला सवाल है। सिर्फ इसके अंदर आपको एक कैपेसिटर लगाना है, ये लगा दिया आपने, फ्री का नंबर मिल गया आपको। नेक्स्ट स्टेप, द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड L with the smoothing capacitor connected is 3 volts. अच्छा, the minimum potential difference across the load L with the smoothing capacitor is 3 volt. अब मुझे इसने बोला है कि 3 वोल्ट तक गिरेगा, ठीक है। On figure 11.2 sketch the variation with T of the potential difference across the load L. बहुत आसान है, 3 वोल्ट तक गिरा सकते हैं हम लोग इसको। तो 3 वोल्ट्स की लाइन कहां पे आएगी? इसके बीच में आएगी, ये वाला, और फिर ये वाला। सही है। अब आप इधर से उठा के लाइनें बना दो। सही है, ठीक है, यहां तक भी हो गया। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है बेटे, आपका नाम क्या है? फाइजा, अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। अगर मैंने कैपेसिटेंस सिर्फ डबल कर दी तो स्मूथिंग में क्या इफेक्ट आएगा मेरे पास? हाउ वुड यू डिफाइन इट? स्मूथिंग तो लेकिन उसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? मतलब अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में आप इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे? Listen, 3 capacitors, each of capacitance 48 microfarads, are connected as such. Your target is to calculate the total capacitance between points A and B. भाई जब पैरेलल में लगते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होती है? बढ़ती है, कम होती है? बढ़ती है। तो इधर मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी? 96 माइक्रोफैरेड, और मेरे पास यहाँ पे 48 माइक्रोफैरेड। फिर इनको सीरीज में कंबाइन कर लो, प्रोडक्ट ओवर सम लगा लेते हैं स्ट्रेट अवे। सो CT शुड बी इक्वल टू 96 मल्टीप्लाइड बाय 48 डिवाइडेड बाय 96 प्लस 48 ओवरऑल माइक्रोफैरेड। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आ रहा है 32 माइक्रोफैरेड। यहां तक पहुंच गए? सही है। अच्छा, इधर देखो, the maximum safe potential difference that can be applied across any one capacitor is 6 volt. अकेला अगर कैपेसिटर है तो 6 वोल्ट से अगर आपने एक्सीड किया तो उसकी चीखें निकल जाएंगी। सही है। Determine the maximum safe potential difference that can be applied between A and B. Okay, तो इसका तो 6 वोल्ट कंफर्म है, इसको आप छेड़ नहीं सकते हो। लेकिन मैंने आप लोगों को ये बात भी सिखाई थी, मुझे याद है, कि जब आप पैरेलल में लगाते हो तो मैक्सिमम सेफ आधी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर पहले मेरे पास अकेला था तो 6 वोल्ट्स थी, तो अभी ये कितनी हो जाएगी? 3 वोल्ट्स हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास कितनी होनी चाहिए? ए टर्मिनल और बी टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ? 9 वोल्ट्स। इज दैट क्लियर? सो 9 volts would be the potential difference. Exceeding 9 volts will damage 2 of the capacitors over here. सही है? Is that clear? Parallel में maximum safe voltage हमेशा गिरता है। सही है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप एक काम करो, मैंने YouTube चैनल पे मैंने इसकी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाई हुई थी, एक जिसमें 4 कैपेसिटर्स एक साथ उड़ाने का तरीका बताया था। ये कह रहा है, अ ब्रिज रेक्टिफायर
consists of 4 ideal diodes A, B, C and D connected as shown in figure 6.1. Okay. An alternating supply is applied between the terminals X and Y. Okay. On figure 6.1, label the positive connection to the load resistor R. Tracing करो ज़रा. Tracing करते हैं तो ये यूँ जाएगा, पहले यूँ जाएगा, let this be positive. तो ये यूँ जाएगा और फिर ये यूँ घूमता हुआ चला जाएगा. तो इसका मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा आ रहा है? ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. State which diodes are conducting when terminal Y of the supply is positive. तो टर्मिनल Y अगर नीचे वाला पॉजिटिव है तो मुझे दोबारा ट्रेसिंग करनी पड़ेगी. तो इसको हम लोग कर लेते हैं. हमारे पास जो करंट होगा इसमें यूँ जाएगा, फिर ये यूँ जाएगा, फिर ये यूँ जाएगा. यानी ये वाला अगर एक्टिव है तो हमें पता है कि इसका ऑपोजिट वाला एक्टिव होना चाहिए, तो ये वाला भी एक्टिव होगा. इज़ दैट क्लियर? मतलब आप हमेशा याद कर लो कि अगर एक एक्टिव है तो उसका ऑपोजिट वाला हमेशा एक्टिव होगा. तो ये तो हो गया. तो इसका मतलब है कि हमारे पास, इसने मुझे बोला है स्टेट विच डायोड, तो एक हमारे पास B है और एक कौन सा है? D है. इज़ दैट क्लियर? ये भी हो गया. द वेरिएशन विद T ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द लोड रेसिस्टर R इज शोन इन फिगर 6.2. ओके. मुझे बोलता है द लोड रेसिस्टर R हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 2700 ohms. Use this figure to determine the mean power dissipated in the resistor R. Oh my God, ये थोड़ा सा मुश्किल है. इसके अंदर हमें कह रहा है कि use figure 6.2. इस फिगर को यूज़ करना है. मेरे पास रेसिस्टेंस कितनी आ रही है इसकी? रेसिस्टेंस आ रही है इसकी 2.7 ohms. 2700 ohms हमारे पास रेसिस्टेंस है और मुझे इसमें मीन पावर डेसिपेटेड निकालनी. यार आसान है, बहुत आसान है. आप पहले RMS के थ्रू निकाल लो. मैं एक काम कर रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, कहीं से भी मुश्किल नहीं है. तो हमारे पास V0 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही थी? 4 ohms आ रही है. ठीक है. नहीं, ऐसे नहीं होगा ये. इसके अंदर आपको इसका पहले मीन निकालना पड़ेगा, इस पूरे सिग्नल का मीन निकालना पड़ेगा. तभी हो सकता है. ये RMS पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास तो एक कन्वर्टेड सिग्नल आया हुआ है. तो इसका पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा. ये मैंने बोला ना कि कभी कभार सवाल उल्टे आ सकते हैं. हमारे पास इसकी जो पीक वोल्टेज आ रही है वो आ रही है 4 वोल्ट्स और एक आ रही है 0. हमें पता है कि इसका एरिया इसके बराबर है कि नहीं है? तो इसकी जो हमारे पास जो मीन वोल्टेज आएगी, मीन वोल्टेज निकालने के लिए हम सिर्फ एक साइड का निकाल लें, इस साइड का, तो सब पे अप्लाई हो जाएगा. मीन वोल्टेज इज इक्वल टू 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2. मीन वोल्टेज इसका आ रहा है 2 वोल्ट्स. इस पूरे सिग्नल का जो मीन वोल्टेज है वो 2 वोल्ट्स है. तो अब आप निकाल सकते हो इसमें. तो हमारे पास इसकी रेसिस्टेंस कितनी आ रही थी? 2700 ohms. तो रेसिस्टेंस इज एक्चुअली 2700 ohms आ रही है. मीन वोल्टेज जो आ रही है V मीन इसका वो आ रहा है 2 वोल्ट्स. तो हमारे पास आ जाएगा मीन पावर डेसिपेटेड. अगर आपको निकालना है तो मीन पावर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2700. कितना आ रहा है? 1.48 वॉट्स. सही है. अच्छा, इंटू 10 पावर 48 इंटू 10 पावर -3 वॉट्स. ओके, ये भी हो गया. इसमें RMS का चक्कर ही नहीं था. ठीक है, इसमें चक्कर नहीं था. मैंने एक काम किया कि मैंने इसी का ही मीन वोल्टेज निकाल लिया. सही है, ये भी हो गया. फिर मुझे कहता है ये वैल्यू आ रही थी 1.48 इंटू 10 पावर -3 वॉट्स. यहां तक भी पहुंच गए. अब ये कह रहा है ऑन फिगर ड्रॉ द सिंबल फॉर अ कैपेसिटर कनेक्टेड सो एज टू इंक्रीज द मीन पावर डेसिपेटेड इन द रेसिस्टर R. सवाल पहले भी कर चुके हैं.
भाई इसके अंदर आ जाओ, चुपचाप एक इधर लगा दो, आपके पास मीन पावर डेसिपेटेड बढ़ जाएगी क्योंकि मीन वोल्टेज ऊपर चली जाएगी। सही है, ये भी हो जाएगा। द कैपेसिटर इज नाउ रिमूव फ्रॉम द सर्किट। ओके, तो लगाया क्यों था? सही है। द डायोड ए इन फिगर, ये सवाल देख लो, द डायोड इन फिगर 6.1 stops functioning. ओके, ये वाला जो डायोड है बेटे इधर देख लो, दिस डायोड ए फेल्स। ओके, ये फेल हो गया हमारे पास। सही है, स्टॉप्स फंक्शनिंग। अब हम लोग दोबारा इधर जाते हैं। द डायोड ए इन फिगर 6.1 स्टॉप्स फंक्शनिंग so that it now has infinite resistance. इसका मतलब है इसमें से करंट तो जा ही नहीं सकता। ओके, on figure draw the variation with T of the new potential difference across the resistor R. दोबारा से पूरी ट्रेसिंग करोगे और इसको मेक श्योर करोगे कि हमारा सिग्नल कैसे बनेगा। ज़रा इधर आ जाते हैं दोबारा से, ठीक है। हमारे पास एक तो चीज़ ये है कि ज़रा सुनो, इफ़ अगर इसको मैंने पॉजिटिव किया तो हमारे पास कहने का मतलब ये होगा कि ये वाली साइकिल आगे जा नहीं सकती है, ये वाली साइकिल आगे जाएगी नहीं, यहाँ तक रुक गए, यानी पॉजिटिव साइकिल हमारे पास क्लिप ऑफ हो गई एक साइड। फिर नेगेटिव साइकिल अगर जब मैं इसको पॉजिटिव किया तो ये वाला सिग्नल एज इट इज फ्लो करेगा। समझ गए? यानी इसका कहने का मतलब है कि ऊपर वाला एक मिस हो जाएगा और फिर दूसरा ऊपर वाला आ जाएगा हमारे पास ऊपर। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब इसने मुझे बोला है कि इसका द वेरिएशन विद द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। अब जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसकी जो वेरिएशन आ रही होगी वो हमारे पास क्या आएगी? वो सिर्फ ये वाला आएगा और वो सिर्फ ये वाला आएगा। इज दैट क्लियर? और यहां पर हमारे पास ब्लैंक आ रहा होगा और यहां पर हमारे पास ब्लैंक आ रहा होगा। पर मैंने अब इस तरह कर दिया तो कर लो, मर्जी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? टेक्निकली ये हुआ क्या कि वन ऑफ द कैपेसिटर फेल्स, आई मीन इफ वन ऑफ द डायोड फेल्स, आपके पास ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। इज दैट क्लियर? ये एक जनरल की पॉइंट लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। A sinusoidal alternating voltage supply is connected to a bridge rectifier consisting of 4 ideal diodes. The output of the rectifier is connected to a resistor R and the capacitor C as shown in this diagram. Okay. The function of C is to provide some smoothing to the potential difference across R. The variation with T of the potential difference V across the resistor R is shown in figure 6.2. Use this figure to determine for the alternating supply, okay, original supply का peak voltage. Peak voltage हमें पता है कि वो 4 ही रहेगा, तो वो हो जाएगा 4 volts. तो इसका रूट मीन ओरिजिनल सप्लाई का हमें निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। मेरे प्यारे बच्चे, पीक वोल्टेज ऑफ द ओरिजिनल ऑल्टरनेटिंग सप्लाई लिखा हुआ है पीछे से जो आ रही थी। समझ गए? फिर मुझे बोल रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई। सवाल ही ओरिजिनल सप्लाई का है, रेक्टिफाइड सिग्नल का नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा वी आर एम एस must be equal to 4 volt divided by root 2. कितना आ जाएगा? 2.83 volts to 2.8 volts। यहां तक भी पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेप, इसने फिर मुझे बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। ओह माय गॉड, इधर आ जाते हैं वापस से। इधर देखो, जरा इधर सुनो, हमें क्या करना पड़ेगा? सुन लो, ये मुश्किल सवाल है। इस वाले जो ग्राफ है ना, इसमें से मैं स्मूथिंग फंक्शन मेंटली हटाऊंगा। समझ गए? यानी मेरे पास जो ये सिग्नल चल रहा होगा, ये एक्चुअलिटी दिस इज गोइंग टू बी द सिग्नल। ये होगा,
ये वाला ये मेरे पास ये स्मूथिंग फंक्शन मैंने इसमें से हटा दिया। यहां तक तो मैंने सिर्फ स्मूथिंग फंक्शन हटाया, स्मूथिंग फंक्शन हटा दिया मैंने इसमें से, ये भी हो गया। और हमें ये पता है कि ओरिजिनल अगर सप्लाई होगी तो ओरिजिनल सप्लाई का तो नेगेटिव साइड भी जा रही होगी, तो ओरिजिनल सप्लाई का टाइम पीरियड कितना हो गया, 20 मिली सेकेंड्स हो गया। समझ गए? ओरिजिनल सप्लाई का जो हमारे पास टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ ऑल्टरनेटिंग सप्लाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 20 मिली सेकेंड्स। 20 मिली सेकेंड्स तक पहुंच गए। अब इसकी आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो ओरिजिनल सप्लाई की, टेम्पर्ड सिग्नल की नहीं। तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻⁻³ निकाल 50 हर्ट्स। ये भी हो गया। अच्छा सवाल था ये वाला। फिर ये कहता है द कैपेसिटर C हैज कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड for a single discharge of the capacitor through R. Okay. Use figure 6.2 to determine the change in potential difference. Well. इसको भी कर लेते हैं। इधर जाते हैं, ओरिजिनल डायग्राम में जाते हैं। इसमें से ये सब मैंने हटा दिया, ठीक है। अब सब मैंने हटा दिया तो चेंज इन वोल्टेज हमारे पास कितना हो रहा है, 4 से जा रहा है किधर तक, कितना आ रहा है ये, 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो एक ब्लॉक 0.4 के बराबर है, तो 2.4 तक जा रहा है। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 2.4 और ये था 4 वोल्ट। यहां तक पहुंचे। अब जरा सुनो, इसने मुझे बोला है डिटरमिन द चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन PD must be equal to 4 minus 2.4, 1.6 volts। हो गया। फिर ये कह रहा है determine the change in charge on each plate of the capacitor। ये कैसे निकालोगे? डायरेक्ट लगा दो, सही है। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, जरा इधर देखो, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, चेंज इन Q इज इक्वल टू C चेंज इन V? कर सकते हैं। तो हमारे पास C तो सेम ही रहेगी, कैपेसिटेंस हमारे पास है 5 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वोल्टेज 1.6 है, तो चेंज इन चार्ज डायरेक्ट निकाल लो, 8 इंटू -6। यहां तक भी पहुंच गए, सही है। अब इसका ये वाला सवाल है, शो दैट द एवरेज करंट इन द रेसिस्टर इज 1.1 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर्स। वेल, हमारे पास जो है, इसके अंदर जाते हैं, इसी डायग्राम पे जाते हैं। सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं, बल्कि एक मिनट, Q इज इक्वल टू IT निकालना है ना। दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये वाला मैंने कैसे किया। भाई आपको एवरेज करंट निकालना है, ठीक है, और मेरे पास जो एवरेज करंट है उसको निकालने के लिए मैं लगा सकता हूँ चेंज इन Q ओवर चेंज इन टाइम। बेसिकली मैं इसको भी चेंज इन टाइम लिख सकता हूँ। तो चेंज इन Q जो था वो तो हमारे पास पहले ही था। चेंज इन टाइम जो है, मैंने क्या किया, इस डायग्राम में गया और ये वाला टाइम मैंने निकाला, इन दोनों के बीच का टाइम, और वो जो टाइम है 12 मिली सेकेंड्स माइनस 5 मिली सेकेंड्स है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 7 मिली सेकेंड्स आ गया, निकाल लिया मैंने डायरेक्ट। तो ये हमारे पास एवरेज करंट आ गया। फिर मुझे बोल रहा है, लास्ट वाला बोल रहा है, यूज दिस फिगर एंड द वैल्यू ऑफ द करंट गिवन इन दिस टू एस्टिमेट द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर R। ये कैसे करेंगे? लास्ट सवाल है, इसके बाद खत्म हो जाएगा।
पहले तो आप एवरेज वोल्टेज निकालोगे, सही है, चेंज इन वोल्टेज नहीं, सही है। तो एवरेज वोल्टेज जब आप निकालोगे तो एवरेज वोल्टेज मैक्सिमम किधर तक गया था, 4 तक गया था, और मिनिमम कहां तक गया था, 2.4 तक। सो 4 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाय 2 कर लो तो एवरेज वोल्टेज कितना, 3.2 वोल्ट्स आ गए। हमारे पास करंट भी है, रेसिस्टेंस निकाल लो, एक एवरेज वैल्यू आएगी, एस्टिमेट आएगी। सो 3.2 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा। सवाल सोल्व। 2900 ohms, which looks like a reasonable value, हो गया। सो चेंज इन वोल्टेज नहीं आएगा, एवरेज से काम चलाना होगा। ये अच्छा सवाल था, बस इससे ज्यादा पूरे पेपर में आपके पास इससे कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे। अब डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर एंड योर ब्रेन। दिस कंप्लीट्स द इंटायर चैप्टर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स। अगली क्लास में विल मूव ऑन टू अ न्यू चैप्टर। ऑल द बेस्ट।